नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों के रियलिटी चेक की। तो रैन बसेरों के रियलिटी चेक की हम बात कर रहे हैं। दिसंबर के सर्द महीने में हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में बेघर और बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने के लिए सर पर छत की जरूरत होती है, तो वहीं जमीन की ठंड से बचने के लिए एक बिस्तर की भी जरूरत होती है। हमारे आसपास तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर हैं। कुछ लोग मजबूरी में परिवार से दूर 2 जून की रोटी कमाने के लिए शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो किराए का मकान ले सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र सहारा रैन बसेरे होते हैं। बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार भी रैन बसेरों में सारी व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन रैन बसेरों में कहीं तो व्यवस्था ठीक पाई जा रही है, ठीक व्यवस्था होती है, तो कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार साफ तौर पर नजर आता है। कई जगह व्यवस्था भी ठीक होती है, लेकिन जागरूकता और प्रचार प्रसार के अभाव में महत्वपूर्ण जन उपयोगी सुविधा से बेसहारा और निर्धन जो लोग हैं वो कम ही इस योजना या इन रैन बसेरों का लाभ उठा पाते हैं। ऐसे में के न्यूज इंडिया की टीम ने अलग अलग जनपदों में रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया, ये जानने का प्रयास किया कि क्या खुले आसमान के नीचे जीने के लिए मजबूर लोगों को रैन बसेरों की सुविधा मिल पा रही है। इन रैन बसेरों में शासन और प्रशासन के दावों के अनुसार लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। दिसंबर के सर्द महीने में हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में बेघर और बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने के लिए सर पर छत की जरूरत होती है, तो वहीं जमीन की ठंड से बचने के लिए एक बिस्तर की भी जरूरत होती है, जिसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम की ओर से गाजियाबाद में तमाम तरह की व्यवस्था की गई। गाजियाबाद नगर निगम ने स्थायी रैन बसेरे के साथ साथ अस्थायी रैन बसेरों को भी बनाया है। ऐसे में हमारी टीम ने गाजियाबाद के रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान हमारी टीम ने गाजियाबाद के राजनगर के स्थायी रैन बसेरा का रियलिटी चेक किया, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। वहीं दूसरा रियलिटी चेक गाजियाबाद के आरडीसी में अस्थायी रैन बसेरे का किया गया, जो कि गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई थी। इसके बाद हमारी टीम गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर टिकट घर पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री ठंडे फर्श पर सो रहे थे। टिकट घर से महज 20 मीटर की दूरी पर अस्थायी रैन बसेरा भी बनाया गया है, लेकिन रैन बसेरा होने की कोई खास जानकारी लोगों को नहीं दी गई है, जिसके चलते एक तरफ जहां रैन बसेरे में बेड खाली पड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कड़ाके की सर्दी में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्री जो अपनी ट्रेन का सुबह तक इंतजार कर रहे थे, वह ठंड में फर्श पर सो रहे थे। विनीत जी, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, कितने लोग रोज आ रहे हैं और कितने लोग रोज आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है रैन बसेरा हो रहा है? सर यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल सही सब चल रहा है। 16 से 17 लोग यहाँ पे आ जाते हैं। 20 बेड है मेरे पास, जिसमें से मेरे पास 16-17 लोग रोज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो कैसे रखते हैं आप यहाँ पे? मतलब सर हमको उनसे आईडी लेनी पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम मौजूद हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर, और गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर जो है अस्थायी और स्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। देखिए सामने गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से जो है अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे जो है शेल्टर होम बना हुआ है। अभी एक तस्वीर जो है हम
उधर की तरफ की दिखाएंगे जहां पर ये टिकट घर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं, वो टिकट घर देखने के बाद जो है आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ का नज़ारा होगा। क्या यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से क्या देखरेख हो रही होगी और कितनी लापरवाही जो है यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप इधर से देख सकते हैं, एक बार ये नज़ारा देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। टिकट घर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। रैन बसेरा जो है 20 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद भी जहाँ पे जो लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से मजबूर हैं यहाँ रुकने के लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठंड में रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर कानपुर का जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा प्रशासनिक अफसरों को जोन वाइज बांटा गया है। अफसरों को निर्देश है कि वो अपने जोन में रात में निकलें और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें और यदि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर सोता दिखे तो उसे रैन बसेरों तक छोड़ें। रैन बसेरों की व्यवस्था का के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया। हमारी टीम देर रात नवाबगंज रैन बसेरा पहुंची। यहाँ पर 8 लोग थे। हमारी टीम ने कुछ लोगों से यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान एक बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आगे एक युवक से बात की तो उसने भी कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद इन्हीं बातों की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम रैन बसेरे के अंदर पहुंची। यहाँ पर महिलाओं के ठहरने के लिए 3 बेड पड़े थे, हालांकि कोई भी महिला हमारी टीम को नहीं मिली। इसके साथ हमने यह भी देखा कि रैन बसेरे के लिए कुल 35 गद्दे और 40 कंबल भी थे। हमारी टीम को यहाँ की साफ सफाई भी ठीक मिली। रैन बसेरों के रियलिटी चेक को हमारी टीमों ने अलग अलग जनपदों में ग्राउंड जीरो पर जाकर, आपको बता दें, रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया है और रैन बसेरों में जो तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं और जो शासन और प्रशासन के दावे होते हैं उनकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर पहुंचकर हकीकत जानी। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवानंद वर्मा संवाददाता गाजियाबाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधु दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रवेश पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से देवानंद वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवानंद, आपके पास आएंगे। गाजियाबाद में रैन बसेरों की क्या सूरत हाल है? प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, उन दावों के हकीकत जानने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे, क्या नजर आया? रैन बसेरों में जो इस कड़ाके की सर्द में ठंडी में लोगों को, बेसहारा लोगों को जो जरूरी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो पाई गई क्या? जी मनोज, जैसे कि आपने सही कहा, रैन बसेरे के बारे में हमने पूरा स्टिंग किया था कल इसी बारे में, और जिसमें कि हमने ये पाया गया कि जो सरकार जो है यहाँ की गाजियाबाद के नगर निगम के अधिकारी, आला अधिकारी जो पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए हमें ये पता चला कि ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जोन में जो है रैन बसेरे जो है बनाए गए थे, जिसमें कि किसी में जो है सुविधाएं जो है सही तरीके से मिल रही थी और लेकिन कहीं पे जो है सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और हमने ये नजारा देखा गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर, जो कि गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन है और बहुत ही जाना माना रेलवे स्टेशन है। उस जगह पे हमने देखा मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही एक जगह पे रैन बसेरा है, जहाँ पे 20 बेड होने के बाद जो है 12 लोग वहां पे रैन बसेरे के अंदर हैं और खाली हैं, 8 बेड खाली है। और उसके 20 मीटर बाद ही जो है टिकट घर है। टिकट घर के अंदर जो है वहां पर जो पब्लिक, जिनकी ट्रेन सुबह 11 बजे की है, जिसकी 6 बजे की ट्रेन है, तो उन्हें इतना भी मालूम नहीं है, वहां का कोई व्यक्ति उन्हें बता भी नहीं रहा है कि 20 मीटर की दूरी पे रैन बसेरा है, आप वहां जाके जो है आराम कर सकते हैं, आपको ये सुविधा मिल सकती है। ये हमें वहां पे पाया गया। ये मनोज, निश्चित रूप से देवानंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ, संवाददाता कानपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, कानपुर के रियलिटी चेक करने के लिए, कानपुर में रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने के लिए आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तमाम रैन बसेरों का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या वहां पर आपको दिखाई दिया? रैन बसेरों में जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, प्रशासन जो दावा करता है सर्द रातों में बेसहारा लोगों को कंबल और भी जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, क्या मिल पा रही हैं रैन बसेरों में और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? देखिए मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि कानपुर में रैन बसेरों के लिए जिलाधिकारी ने
अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग करी थी। जोन वाइज जो है प्रशासनिक अधिकारियों को डिवाइड किया गया है। सेंट्रल जोन में अलग अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक इसके साथ एक पश्चिमी जोन बना गया, पूर्वी जोन बना गया। आपको बता दें कि सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं देर रात निकलकर रैन बसेरों की हकीकत जानते हैं। कल के न्यूज की टीम भी तमाम रैन बसेरों पहुंची थी। हम लोगों ने नवाबगंज का जो है रियलिटी चेक किया था। आपको बता दें वहां पर हमको जो है सारी व्यवस्थाएं उचित मिली थी। गद्दे भी थे, वहां पर अलाउ की व्यवस्था थी। इसके साथ ही जो लोग थे उनसे भी हमने बात करी। उनका भी कहना था कि जो रैन बसेरा है वहां पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, किसी प्रकार की उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। जी ठीक है कौस्तुभ, आप हमारे साथ बने रहिए। मधुर दरबारी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मधुर, आपने कल भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रयागराज में रियलिटी चेक किया। रैन बसेरों के रियलिटी चेक में आपको क्या नजर आया? प्रयागराज में प्रयागराज जो बड़ी तैयारी कर रहा है महाकुंभ की, और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं प्रयागराज में जुटाई जा रही हैं शासन और प्रशासन की तरफ से। अस्थायी और स्थायी जो रैन बसेरे की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं शासन और प्रशासन की और नगर निगम की? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी अपने से सितम ढा रही है। आपको बता दूं कि सर्दी तो हो रही है। यहाँ पे प्रयागराज में अच्छी खासी सर्दी हो रही है और यह इसको माना जा रहा है कि ये जो सर्दी इस बार की लंबी जाएगी और करीब जो है दिसंबर से शुरू हो चुकी है और उसके अलावा ये फरवरी से आगे तक जाने की उम्मीद है। तो इसके हिसाब से आप जान लीजिए कि सर्दी तो अपना सितम ढा ही रही है। लेकिन जहाँ तक रियलिटी चेक की बात है तो हमने चेक किया तो उसमें देखा कि दो तरह के यहाँ पे जो आपके स्थायी व अस्थायी रैन बसेरा हैं, जिसमें जो स्थायी हैं वो तो स्टेशन के पास ही दो बड़े बड़े जो स्टेशन के पास रैन बसेरे हैं और उसके अलावा कुछ आगे जाकर भी 2-4 रैन बसेरे हैं। लेकिन अस्थायी यहाँ पे बनाए गए खासतौर से पूरे प्रयागराज के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में उसको बनाया गया है और करीब 32 ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं जो अस्थायी हैं, जिसमें से करीब 27 जो है वो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, 5 जो है वो केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। पुरुषों के लिए जो बनाए गए हैं उसमें 20 बेड की व्यवस्था की गई है और जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उसमें 10 बेड की व्यवस्था की गई है। जो पुरुषों में 20 बेड की व्यवस्था की गई है उसको मैं आपको बता दूं कि वहां पे करीब सभी जगह मैंने देखा कि गद्दे हैं और चादर हैं, तकिए हैं, उसके साथ साथ रजाई भी है वहां पे। और जो रजाई है वो करीब 20 ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा है, करीब 25-26 वहां पे रजाइयां हैं। और ठीक वही हाल जो वहां पे महिला का भी है। महिला वाला जो आपका रैन बसेरा था वहां पे भी इसी तरह 10 से ज्यादा रजाई गद्दे वहां पे और तकिए उपलब्ध। उसका रीजन ये है कि वहां के मैंने लोगों केयर टेकर से मैंने पूछा तो उनका कहना था कि ऐसा होता है कि कभी कभी 20 से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको भी हम उसी में जो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में उसमें रजाई की जरूरत पड़ती है, गद्दे की जरूरत पड़ती है, तकिए की जरूरत पड़ती है। तो करीब 20 अगर स्ट्रेंथ तो वो 20 की नहीं रहती है बल्कि 25 से लेकर 28-30 तक भी हो सकती है। तो इसलिए वो उस हिसाब से वो वहां पे जो है अरेंजमेंट किए गए हैं और काफी साफ सुथरा दिखा मुझे सभी जगह। जहां मैंने रिजल्ट चेक किया तो देखा कि सफाई भी थी। इसी तरीके से ठीक महिलाओं के लिए भी है कि जैसे 10 अगर महिलाएं आ रही हैं तो 10 से ज्यादा भी अगर आ जा रही हैं तो 15-16 जो उसमें एडजस्ट हो सकती हैं आसानी से, उसके हिसाब से उन्होंने वहां पे तैयारी कर रखी है। तो मैं बता दूं कि जहाँ गद्दे हो, चाहे रजाई हो, चाहे तकिए हो, वो स्टेयर में रखे गए हैं। उसके अलावा मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि क्या यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि आधार जो है उसको मेन हमने यहाँ पे फोकस रखा है कि जिसके पास आधार उसके फोटो स्टेट हम लोग लेते हैं और उसके आधार पर ही हम यहाँ पे उनको एंट्री देते हैं। तो ये पूछने पर कि क्या कहते हैं आधार अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो क्या क्या हो सकता है उसमें, तो उन्होंने कहा कि अगर आधार नहीं भी है तब भी हम उनको एंट्री देते हैं और जहाँ पे जो है फोन नंबर उनका ले लिया जाता है, जिससे कोई भी अगर आगे क्वेरी करनी है तो उसके लिए फोन नंबर अवेलेबल है। वैसे तो आधार को मेन हम लोगों ने प्रेफरेंस दी है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आधार को ही माना जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करीब 3 तरह के लोग जो प्रयागराज में हैं, जैसे कि जो कि रात में जिनके पास बेसहारा लोग हैं, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये व्यवस्था बहुत ही उत्तम कोटि की व्यवस्था है। इसके साथ साथ आप देखिए जो प्रयागराज से लोग। ठीक है मधुर, हमारे साथ प्रवेश पांडे अयोध्या से जुड़ गए हैं। प्रवेश, अयोध्या की सूरत हाल कैसी है? रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए शासन दावे कर रहा है, प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है अधिकारियों को कि रैन बसेरों में सर्दी की शुरुआत के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। आपको ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आया? रैन बसेरों में व्यवस्थाएं आपको मिली ठीक ठाक व्यवस्थाएं? क्योंकि बड़ी संख्या में अयोध्या में पर्यटक भी आते हैं, वो फुटपाथ पर और चौक चौराहों पर जिनके पास इतनी धन की व्यवस्था नहीं है उनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं। क्या अयोध्या में समुचित रैन बसेरे हैं और जो हैं उनमें व्यवस्थाएं पाई गई हैं क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो रैन बसेरे का कार्य था वो पहले तो युद्ध स्तर पर किया गया, लेकिन जो रैन बसेरा बनाया गया है वो शहर में तो ठीक ठाक बनाया गया है। लेकिन वही अगर ग्रामीण शहरों की बात करें, ग्रामीण शहरों में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। हम आपको रैन बसेरा दिखाएंगे जो कि आदर्श नगर पालिका है, आदर्श नगर पालिका की बिल्डिंग है और इसकी तरफ जो है ये रैन बसेरा बनाया गया है।
प्रवेश, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से खाना पूर्ति की गई है, जी प्रवेश। यहाँ पे ना तो कोई यहाँ पे कर्मचारी लगाया गया है और ना ही कोई जो है कोई व्यवस्था की गई। बाकायदा जो है एक गद्दा रख दिया गया है, ये गद्दा है, बस सिर्फ वो गद्दा रखेगा, चारों तरफ से पर्दे, कपड़े के पर्दे लगा दिए गए हैं। ये व्यवस्था की गई है रैन बसेरे की। जबकि अगर अयोध्या की बात करें तो जो प्रयागराज में महाकुंभ के बाद जो वहाँ के दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, महाकुंभ नहाने के बाद वो सीधा अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन अक्सर जो रैन बसेरे हैं वो इस तरीके की पोल खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी होगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो कुछ यही हकीकत है रैन बसेरों की। ना कोई कर्मचारी है और ना ही कोई यहाँ पर देख करने के लिए है। बाकायदा ये रैन बसेरा जो है इसमें सिर्फ 3 चारपाई इसमें है और 3 चारपाई 4 चारपाई उसमें है जो महिला के लिए बनाया गया है। बताया गया कि ये अस्थायी रैन बसेरा है, लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग इस रैन बसेरे में आते हैं जो अशिक्षित होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो निरीह होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैन बसेरा बनाया गया है ना कोई इसको देख रेख करने वाला है और ना ही कोई बताने वाला है। अगर फुटपाथ की बात की जाए तो फुटपाथ पे सोने वाले कम से कम जो है दर्जनों ऐसे गरीब लोग होंगे जो कि खुले आसमान में जो है सोने को मजबूर होते हैं। इस तरीके के हालात। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी अन्य जनपदों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और अन्य जनपदों का भी रियलिटी चेक देखते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश रैन बसेरों का रियलिटी चेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही कई अहम मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अतुल प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा समाजसेवी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का चर्चा में स्वागत है। देवानंद वर्मा एक आपके पास आएंगे। आपने गाजियाबाद की जो सूरत हाल दिखाई है, स्टेशन पर सर्दी में फर्श पर लोग लेटे हुए हैं और स्टेशन से महज 20 मीटर की दूरी पर रैन बसेरा बना हुआ है, लेकिन वो रैन बसेरे में सारे जो गद्दे हैं और सारे जो बिस्तर है वो खाली पड़े हैं। लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानकारी देने वाला नहीं है। लोग सर्द रातों में जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। लेकिन रैन बसेरे बने तो हैं, लेकिन उसका उनको जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। देवानंद। जी मनोज, आपने सही कहा। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर जहां पर हजारों यात्री जो है आते और जाते हैं, वहां पर ऐसी असुविधा देखने को मिली है। बड़ा ही दुखद इस पे जो है सोचने का विचार है। एक गाजियाबाद पुलिस प्रशासन, अगर हम बात करें गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की, अगर हम बात करें शासन की, अगर हम बात करें गाजियाबाद नगर निगम की, आला अधिकारी आए दिन वहां पर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी वहां पर यह देखने को मिला कि महज 20 मीटर की दूरी पर भी जो है लोगों को वहां पता नहीं है कि क्या नाम है, यहाँ पर जो है रैन बसेरा बनाया गया है, जो कि वहां पर जाके अपने जो है वहां पे हम रह सकें, वहां पे हम रुक सकें, ताकि हम आराम से जो है ठंड से बच सकें। लेकिन मजबूरन लोगों को जो है खुले आसमान के नीचे, जिसके पास जो भी चीज है, अगर किसी के पास चद्दर है तो वो चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ है, अगर कोई फर्श पे है तो फर्श पे ही लेटा हुआ है। मतलब मजबूरन उन्हें जो है ये सब चीज सहन करने का एक। ठीक है देवानंद, हमारे साथ प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अभी आपने बताया कि जिस जगह आप खड़े हुए हैं वहां पर टेंट लगाकर रैन बसेरा अस्थायी रूप से बनाया गया है। वहां पर कोई केयर टेकर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये रैन बसेरा है, यहाँ रुका जा सकता है। गद्दे और चारपाई के साथ कुछ गद्दे और चारपाई यहाँ पर डाल दिए गए हैं और कोई यहाँ जानकारी देने वाला नहीं है कि किसी को कोई बता सके कि यहाँ पर रुका जा सकता है, ये रैन बसेरा है। और सुविधाओं की तो कोई बात ही ना करें। प्रवेश। बिल्कुल, आपको बता दें, अभी हमने पहले भी आपको बताया भी था और तस्वीरें भी दिखाई थी कि ये वही आदर्श नगर पालिका है जहाँ पर जो है बाकायदा रैन बसेरा जो है रैन बसेरा बताया गया है। हमने जो है यहाँ के चेयरमैन जो है जब्बार अली, उनसे बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारा जो रैन बसेरा है जस्ट बगल यानी कि सटा हुआ रैन बसेरा बनाया है, लेकिन ना तो कोई उसको देखने
वाला है, ना कोई देखरेख करने वाला है, ना ही कुछ ऐसा बना कार्यक्रम कोई पोस्टर लगाया गया है कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं, रैन बसेरा बनाया गया, फ्री में रह सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता है कि इस रैन बसेरे का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक दिखावटी हो गया, एक कागजी कार्रवाई हो गई, जिससे कि ये बताया जा सके कागजों में, अभिलेखों में कि हाँ, रुदौली में भी रैन बसेरा बनाया गया है। और अगर बात की जाए, जो गरीब है, जो निरीह है, जो फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर है, ऐसे दर्जनों लोग होंगे जो कि रेलवे स्टेशन की बात करें, अस्पताल के बाहर की बात करें या रुदौली कस्बे की बात करें, ऐसे तमाम लोग होंगे जो कि अपनी जो ठंड में जो है, ठीक है, खुले आसमान ठीक है प्रवेश, ठीक है प्रवेश, हम अपने सभी संवाददाताओं का फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से उपलब्ध कराई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अबीरल मलिक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतुल प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, साथ ही मनीष शर्मा जी समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबीरल मलिक जी के पास सबसे पहले आएंगे। अबीरल मलिक जी, आज के न्यूज रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। सर्द रातों में बेसहारा लोगों को रैन बसेरों का ही सहारा होता है, और रैन बसेरों का जो रियलिटी चेक के न्यूज की टीम ने किया, कई जगह पे व्यवस्थाएं तो ठीक मिली है, कई जगह अव्यवस्थाएं भी मिली है, लेकिन कई जगह व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी लोगों को जानकारी नहीं है कि रैन बसेरे हैं, यहाँ पर उनको सुविधा हो सकती है, यहाँ पर उनको रात गुजारने को मिल सकती है। लोग रैन बसेरे से 20 मीटर इधर उधर, 50 मीटर इधर उधर सर्द रातों में खुले में लेटे हुए हैं, लेकिन रैन बसेरे खाली पड़े हुए हैं। कैसे ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी इन व्यवस्थाओं का लाभ? जी नहीं, देखिए ये विषय चिंताजनक है और निश्चित रूप से के न्यूज की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। के न्यूज की टीम बधाई की पात्र है। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय पर आपने चिंता जाहिर की और इस पर डिबेट रखने का कार्य किया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। गरीबों को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाली पार्टी है। हम गरीबों के साथ रहने वाले लोग हैं, गरीबों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं। हम उनकी तरह बिल्कुल नहीं हैं जो अपने हित की बात सोचते हैं। और पूर्व की सरकारों में जिस प्रकार से अपना जेब भरने का कार्यक्रम चलता रहा, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है, गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। साथ साथ संविधान के आधार पर चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वंचितों को अधिकार प्रदान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या जितनी भी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, निश्चित रूप से गरीबों के हित में कार्य कर रही हैं अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। लेकिन जहां तक ये पर्टिकुलर इशू का विषय है और आपके कैमरे का जो रियलिटी चेक है, तो इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना सामने आती है, निश्चित रूप से जो भी दोषी लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे जिनके कारण इस प्रकार की त्रुटि रही होगी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सूचना प्रदान जरूर की जाएगी। निश्चित रूप से अबीरल जी, यही उम्मीद है आपसे। फिलहाल हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और रजत मिश्रा जी, एक अहम मुद्दे पर, सर्द रातें शुरू हो चुकी हैं, दिसंबर का महीना है, तमाम ऐसे कामगार लोग जो शहरों में काम के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो कमरा ले सके, मकान ले सके, किराए पर रह सकें। वो गर्मियों में तो फुटपाथ और इधर उधर अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन सर्दियों में उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में रैन बसेरे प्रशासन की तरफ से बनाए जाते हैं। वो रैन बसेरे ही वो रैन बसेरे ही सहारा होते हैं उन बेसहारों का। लेकिन तमाम जगह रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हर सरकार करती है, नगर पालिका, नगर निगम करती है। व्यवस्थाएं तमाम जगह ठीक भी पाई जाती हैं, तमाम जगह अव्यवस्थाएं, सरकार की तरफ से निर्देश तो दिए जाते हैं, पैसा भी दिया जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ अव्यवस्थाएं भी होती हैं। और जहां व्यवस्थाएं होती भी हैं, तमाम जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग रैन बसेरे के चंद कदम दूरी पर खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं। गाजियाबाद की अभी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, 20 मीटर के महज दूरी पर फर्श पर लोग लेटे हुए हैं, रैन बसेरे खाली पड़े हैं और उनको जानकारी ही नहीं है, उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। बनारस की एक तस्वीर सामने आई, वहां पर गरीबों का कहना है कि वो रैन बसेरे में हम जाते हैं तो कहते हैं कि ये गद्दे गंदे हो जाएंगे, चादरें गंदी हो जाएंगी। रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी चर्चा में शामिल करने के लिए। जी देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और लगातार के न्यूज जो है मुद्दों पे आवाज उठा रही है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज को मैं करना चाहूंगा कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को जो है उठा रहे हैं।
और इस डिबेट में हम लोगों को हिस्सा लेने का मौका भी मिल रहा है जी। और बहुत सी जानकारियां हम लोगों को नहीं होती और हम लोगों तक ये जानकारियां पहुंच रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, लगातार जो भी रैन बसेरा हो गए या सर्दियों में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, अलाव की व्यवस्था है या शेल्टर होम की व्यवस्था है, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है ये नगर पालिका की ही होती है, नगर पालिका नगर निगम की होती है। और अगर देखा जाए तो आज के इस हालात में ज्यादातर जो भी नगर पालिका नगर निगम है उन पर जो है मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के ही वहां पे नगर आयुक्त हो चाहे मेयर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और अब ये देखिए दिसंबर का महीना आ गया है, आधे से ज्यादा हो गया, मतलब ये एक पीक टाइम है सर्दी का। इस समय कहीं पे भी पूरे नगर में, मैं अगर बात करूं कि कानपुर में मैं रहता हूँ, दूसरे शहर की तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, तो अभी तक किसी भी चौराहे पे अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। जबकि बजट, अच्छा खासा बजट जो है इशू होता है नगर पालिका को, नगर निगम को, इसके लिए वो पैसा कहाँ जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है, ये शायद आप लोग जो है बहुत अच्छे से जानते हैं और किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बजट तो आता है, सर्दी में आता है, लेकिन वो लकड़ी भी वो गरीब की लकड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो लकड़ी आ जा रहे हैं, रोटी तो दूर की बात है, और बना रखे वहां पे व्यवस्था नहीं है, सूचना वो पैसे की मांग करते हैं जब वहाँ पे कोई लोग जाते हैं, जैसे कि सुलम वगैरह में होता है, उसी तरीके से शेल्टर होम में भी जो है सोने के लिए वो पैसे की मांग करते हैं। तो ऐसे में गरीब आदमी वहाँ पे जाना, और एक बात आपने बिल्कुल सही बताई कि वो कहते हैं नहीं गद्दे गंदे हो जाएंगे, और आधे से ज्यादा गद्दे वहाँ पे जो है उन कर्मचारियों के और लोगों के यहाँ जो है करके चले जाते हैं। अगर आप अंदर तक जाएंगे तो जितने शेल्टर होम है वहाँ पे आपको अव्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, और जबकि हर शेल्टर होम पे जो है कर्मचारी और वहाँ पे कर्मचारी लिस्ट है। तो ये जिम्मेदारी जो मौजूदा नगर पालिका है, मौजूदा मेयर है, उनकी है। ये भ्रष्टाचार है, ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का जो खेल हो रहा है, इसको मैं आपसे फिर से कहूंगा कि न्यूज से फिर को धन्यवाद करते हुए कि इस मुद्दे को आप गंभीरता से उठाएं, और जहां तक बात है विपक्ष की, तो हम लोग इस पे जो है जल्द ही इस पे जो है हम लोग ज्ञापन जो है डीएम को देंगे कि शेल्टर होम की क्या व्यवस्था है। और आज कल ही हम बात कर रहे थे हमारे जहाँ पे हम लोग वर्किंग एरिया है, वहाँ पे रात में हम लोग निकले तो बेचारे जो है 2 पुलिस के सिपाही वहाँ पे बैठे हुए थे टिकट में, तो ठंड में जो है उनकी ड्यूटी रात भर की होती है, वो एक बेंच पे बैठे हुए थे और कोई अलाव की व्यवस्था नहीं थी। तो लकड़ी की बात हो रही थी कि अभी तक लकड़ी, बताइए कि अब 18-20 दिसंबर हो रहा है, अभी तक अलाव की लकड़ी क्यों नहीं आई है, जबकि पैसा जो है बजट इशू हो चुका है। वो लकड़ी जो है मेयर साहिबा खा गई है या भारतीय जनता पार्टी खा गई है, कहाँ हिस्सा बांट हुआ है, अंदर बांट हो गया है उस पैसे का, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी बहुत ही चिंताजनक विषय है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि भगवान की सद्बुद्धि दे मौजूदा सरकार को, मौजूदा इन अधिकारियों को, कम से कम गरीबों के हक का ना खाएं, इन चीजों पे गरीबों का ही हक है, और उनके हक का पैसा कम से कम ना खाएं, उनको ये सुविधाएं दें, क्योंकि हम लोग के पास छत भी है, हम लोगों के पास कपड़े भी है, हम लोगों के पास बिस्तर भी है, लेकिन गरीब आदमी इन चीजों से वंचित है, उनको कम से कम सुविधाएं दे दें जिसमें उनकी तरीके से सर्दी में कम से कम मौत ना हो। निश्चित रूप से रजत जी, बहुत शानदार बात आपने कही, और आपने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है कि बतौर विपक्ष आपने कहा है कि हम भी अपने क्षेत्र में और जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है वहां पर हम भी संज्ञान लेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे। बहुत शानदार बात आपने कही। अतुल प्रताप सिंह जी आपके पास आएंगे, उससे पहले समाज सेवी मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा जी, सर्द दिसंबर की रातें शुरू हो चुकी हैं, जरूरतमंदों को, बेसहारा लोगों को, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, शहर और कस्बों में तमाम लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके लिए रैन बसेरे, शेल्टर होम सहारा होते हैं। आज के न्यूज़ इस गंभीर विषय पर चर्चा लेकर बैठा है कि क्या जो इन शेल्टर होम, रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि भारी भरकम बजट सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा जारी होता है, इन तमाम जगह हमारी टीम जब वहां पहुंची तो तमाम जगह व्यवस्थाएं ठीक भी मिली, तमाम जगह व्यवस्थाएं जो थी वो कागजों में ही मिली हैं, तमाम जगह कागजों में अलाव जल रहे हैं, कागजों में रैन बसेरे हैं, और कई जगह तो व्यवस्थाएं हैं भी लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को इन सुविधाओं का कैसे लाभ मिलेगा? आप समाज से भी हैं, आपके स्तर पर भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? धन्यवाद मानस जी, ये वाकई में ज्वलंत विषय है और गरीबों की आवाज है ये। के न्यूज को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। मगर है क्या ना, अधिकारी जो है मानस जी मौके पर जाना नहीं चाहते कहीं। मौके पर अगर पहुंचे और कर्मचारियों को भी इस बात के लिए टाइट किया जाए कि एक सर्वे हो रैन बसेरों का, रात में अगर सर्वे हो तो असली हकीकत सामने आ जाएगी। आपने विषय संज्ञान में लाया है, चूंकि 30 रैन बसेरे हैं कानपुर नगर निगम में। अभी नगर आयुक्त से मुलाकात भी हुई थी हम लोगों की, उनकी जुबान में शहर में अलाव जल रहा है और हकीकत यह है कि अलाव नहीं जल रहा है। कल से आपने इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट भी कराया है और
वाकई में सही बात है। जो बजट का पैसा आता है आखिर ये जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं गोलमाल है और शहर का शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि इस ओर से आंखें मूंदे हैं, इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। हम लोग भी कल से इस पर अभियान एक चलाएंगे और हर रैन बसेरे में जाकर के वहां का हाल लेकर के अधिकारियों को भी जगाने का काम करेंगे, ताकि गरीबों के साथ न्याय हो सके और उनके साथ जो व्यवस्थाएं हैं। भाई देखिए, ये काम शासन प्रशासन का है। एक तरफ किसी गरीब से लेना होता है तो डुगडुगी पिट जाती है। अगर एक छोटा सा लाउड स्पीकर घूम जाए कि कोई रात में बाहर सोएगा नहीं, और अधिकारी अगर निकल करके मौके पर मुआयना करें। हाईवे का किनारा है, आप हाईवे के किनारे भी देख सकते हैं, भैरव घाट है, तरसैया घाट है, यहाँ भी सर्द रातों में आपको खुले में सोते हुए लोग मिल जाएंगे। मगर अब अधिकारियों का इसलिए जगाने के लिए आपका भी जो अभियान है उसको सराहना करते हैं, और इन जनप्रतिनिधियों को और नेताओं को भी जगाने का काम कल से प्रारंभ किया जाएगा। और निश्चित रूप से इससे आपकी पहल से गरीबों को लाभ मिलेगा, जो बेसहारा सड़क पर सो रहे हैं उनको भी लाभ। ठीक है मनीष जी, आपने अपनी भी जिम्मेदारी समझी है। रजत जी ने भी शानदार बात कही। उन्होंने विपक्ष होने के नाते आरोप उन्होंने नहीं लगाए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें उन्होंने जरूर जिक्र किया कि इन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सर, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए आपसे सवाल, लगातार जो जनहित से जुड़े के न्यूज ऐसे मुद्दे उठा रहा है, और आज हम रैन बसेरों का शेल्टर होम जो बनाए गए हैं उनका मुद्दा लेकर आए हैं, ताकि लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसकी हकीकत की पड़ताल हो सके, आप लोगों के संज्ञान में ये जानकारी आ सके, जनप्रतिनिधियों के, और जहां व्यवस्थाएं हैं वहां व्यवस्थाएं हो सके। सर, तमाम जगह हमारी के न्यूज की टीम जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, कई जगह तो कैमरे देखकर व्यवस्थाओं को ठीक करने की तैयारी की जा रही थी। कई जगह व्यवस्थाएं अव्यवस्थित, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, वहां व्यवस्थाओं के निर्देश अब दिए गए हैं हमारे कैमरे और हमारी जब टीमें पहुंची हैं। कई जगह व्यवस्थाएं सर ऐसी हैं कि वहां अधिकारी कागजों में ऑल इज वेल किए पड़े हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, और वहां पर उनको न तो शासन का डर है न तो प्रशासन का डर है। हकीकत यह है कई जगह टेंट बना के 4 गद्दे और चारपाइयां डाल दी गई हैं, ना तो वहां कोई केयर टेकर है, ना तो वहां पानी, ना या अन्य सुविधाएं हैं, कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है कि ये है क्या, आखिर ये तंबू जो तान दिया गया है इसमें ये किस लिए ताना गया है, इसकी भी जानकारी देने वाला कोई नहीं है। तो सर, ये जरूरतमंदों को कैसे व्यवस्थाएं मिल पाएंगी? सरकार तमाम निर्देश और दावे करते रहे। नमस्कार मनोज जी। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस डिबेट के लिए आमंत्रित किया। और ये बहुत बड़ा विषय है, सुनने में तो बहुत छोटा है रैन बसेरा, लेकिन आज के न्यूज ने पत्रकारिता के मूल तत्व को छुआ है, जो सीधे उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो फुटपाथ में सोता है। जी, ये जो अभी विषय चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज जी, जवाबदेही तय नहीं है। बात सिर्फ रैन बसेरी की ही नहीं है, हर समय जैसे जब बाढ़ आती है, बरसात होता है, हमारे अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय नहीं है। इस पर कोई एक्शन नहीं है, इस पर कोई विधान ही नहीं बना आज तक। जैसे कि समाजसेवी मनीष जी ने अभी कहा कि अगर वाकई में लाउड स्पीकर निकल जाए, अगर एक रिक्शे में लाउड स्पीकर निकलता है, वो भी शाम के वक्त जी, तो गरीबों को पता चलेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे हमारे लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जिम्मेदार जो विभाग है, जैसे कि नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, इनके यहाँ पे भी क्या है कि कैमरे के डर से व्यवस्था तो कर दी, जैसे कि अभी आपकी रियलिटी चेक में भी आया कि कहीं पे कैमरे को देखा तो व्यवस्था कर दी या बाद में कर लेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद ये क्या करते हैं कि उस जो फंड आता है, उस फंड का पूरा बंदरबाट होता है जी, और इसके लिए सीधे सीधे जवाबदारी जिला अधिकारियों को, नगर आयुक्त की तय होनी चाहिए। और ये सिर्फ कागजी काम इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में कोई निकलना नहीं चाहता है। अभी के न्यूज ने कर दिया तो अधिकारी 1-2 दिन हड़बड़ाएंगे, इसके बाद फिर अपनी रजाई में घुस जाएंगे, जबकि वो 24 आवर्स के लिए जनता के लिए बनाए गए हैं, रखे गए हैं प्रशासन के लिए। उनको जाकर के रात में चेक करना चाहिए। मुझे याद है 2010-11 में कानपुर में एक जिलाधिकारी हुआ करते थे, मुकेश मिश्राम जी। आज प्रशासन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि वो जनप्रतिनिधियों या समाज, खासतौर से एनजीओ, समाज सेवी, उनसे मिलकर के काम नहीं करना चाह रहा प्रशासन। इस मुद्दे पे अगर एनजीओ या समाज सेवियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त एक मीटिंग करते हैं, इस पर एक रोड मैप बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है जी। जैसा कि मुकेश मिश्राम साहब ने कभी किया था, जो मुझे आज भी याद आया गया आपकी इसमें। एक बार कंबल बांटने का विषय था, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि रात में अगर बांटते हैं 12 बजे के बाद,
तो वाकई में जो इसकी जरूरतमंद है उसको ये कंबल मिलेगा। और उन्होंने रात में ही निकल के 12 से 2 बजे तक कंबल बांटे। तो दूसरा विषय अब यह है कि जनता के मामले में मैंने ये देखा है एक पत्रकार के रूप में, सरकार चाहे कोई भी हो, ज्यादातर रवैया वही रहता है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं है। अभी रजत जी ने भी बात की, चाहे वो सपा का शासनकाल हो, चाहे वो भाजपा का शासनकाल हो, जब तक अधिकारियों की जवाबदेही सरकार तय नहीं करेगी, ये मुद्दे ऐसे ही उठते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले शायद 10 तारीख को गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय रैन बसेरे में गए थे, तब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई और उसके बाद शायद एक समाचार पत्र के बैनर ने लखनऊ में भी एक फैक्ट चेक किया, तो उस समय लखनऊ की हालत बहुत बुरी पाई गई, वहां के रैन बसेरों की हालत बहुत बुरी पाई गई। और आज आपका ये फैक्ट चेक है। उसके बाद भी, मीडिया में आने के बाद भी ये अधिकारी इतने बेशर्म हो चुके हैं, इसके जिम्मेदार रैन बसेरों के, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जी ठीक है सर। अतुल प्रताप सर हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अतुल सर, हम आपको बता दें कि हमारी टीम प्रदेश और देश के जहां जहां भी हमारी पहुंच है वहां पर सर्दियों का समय है, हो सकता है उस विषय को और उस वीडियो और उस तस्वीरों को हम टेलीविजन पर ना ला सकें, लेकिन हमारी टीमें हैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पहुंच रही हैं और ऐसे शेल्टर होम, ऐसे रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर रही हैं, ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोगों को जानकारी भी दे सकें और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी हम सुधारने का प्रयास कर सकें। और उसी प्रयास के तहत आप जैसे जिम्मेदारों को हमने जोड़ा है। अविरल मलिक जी आपके पास आएंगे। अविरल मलिक जी, अभी तक जो चर्चा हुई है बहुत शानदार हुई है और स्वस्थ चर्चा हुई है। आरोप सरकार की तरफ जो अन्य विषयों पर लगाए जाते हैं, सरकार दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो कुछ सवाल किए गए हैं वो मेरे हिसाब से जेन्युइन सवाल हैं। अधिकारी तमाम हैं, जो कई अधिकारी ऐसे हैं, सारे तो नहीं लेकिन बेलगाम हैं, वो कागजों पर ऑल इज वेल दिखाते हैं, निर्देश मिलते हैं और व्यवस्थाएं जो होती हैं वो ठीक नहीं पाई जाती हैं। बहुत जगह व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि कहीं कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपके कार्यकर्ताओं की बात करें तो हर गली मोहल्ले में बूथ स्तर पर आपके कार्यकर्ता हैं। अगर सरकार आपकी है, अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो उन आपके कार्यकर्ता अगर लोगों को जागरूक करने के लिए भी अगर निकल पड़ेंगे बूथ स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, तो भी लोगों को जानकारियां हो जाएंगी और लोगों को व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जहां पर शेल्टर होम और ये बने हुए हैं, अगर वहां पर जाके कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता अधिकारी से पूछ भी लेगा तो भी मेरे ख्याल से वो संज्ञान ले लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे बड़े बड़े छोटे बड़े सारे कार्यकर्ता सिर्फ फोटो फ्रेम में आते हैं, बाकी जमीन पर कोई नजर नहीं आता है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कंबल वितरण का कार्यक्रम करना हो या जिस भी प्रकार से मदद करनी हो वो निश्चित रूप से करते हैं। और जिस प्रकार से विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों को लेकर चिंतित रही है। और कोरोना काल की भी अगर बात कर ली जाए, कोरोना काल के समय में भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अपनी जान के ऊपर खेलते हुए, जान की बाजी लगाते हुए जनता के मध्य में जा रहे थे और जनता की मदद कर रहे थे, जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, वंचितों की मदद कर रहे थे, झुग्गी बस्तियों में जा रहे थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने का काम करती है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अविरल मलिक जी, रजत मिश्रा जी, आप भी जनता के सेवक हैं, आप भी जनता की सेवा करते हैं और ऐसा कहते भी हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और जो अविरल मलिक जी कह रहे हैं वो सब कुछ जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगे, आपको लगता है, और होना चाहिए, मुझे तो लगता है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। जी, मैंने कहा कि हम लोग देखिए विपक्ष में हैं और जितने भी नगर निगम है, आज ज्यादातर में जो है भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर हो या अधिकारी हो, जो भी है वो वहाँ पे हैं, लेकिन उनकी जवाबदारी बिल्कुल भी तय नहीं है। आपने जैसा हमारे उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं हाँ कल से हम अपने जो है
कार्यकर्ताओं को उनसे बोलेंगे कि जो है हम आज जा करके हम ये करेंगे, बजाय इसके उन्होंने मतलब पार्टी का प्रचार कर दिया। अरे चुनाव थोड़े ना, चलिए यहाँ पे मुद्दे पे बात हो रही है। मुझे तो लगता है रजत कह रहा हूँ जी कि प्रचार मैं किसी कल का हो अपने- लेकिन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए जी। मैं कल अपने जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और कल ही मैं जो है अपनी पार्टी के जो है जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं उनके साथ जाकर के इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देने का काम करूंगा। और अगर हो सका तो जो भी संभव मदद होगी हमारे आसपास अपने कार्यकर्ताओं के साथ हो सकेगा तो पर्सनल स्तर पे जाकर लोगों को ये जैसे आपने उनका नहीं हिसाब में रैन बसेरे हैं, कोशिश करूंगा पहुंच करूंगा। ठीक है जी। ठीक है, अब समय आगे इजाजत नहीं देता है। आप सभी का, रजत मिश्रा जी आपका, विरल मलिक जी आपका और अतुल सर आपका, और हमारे साथ मनीष शर्मा जी आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत ही शानदार चर्चा हुई, आपने सबने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रैन बसेरों का रियलिटी चेक आज हम लेकर आए हैं। कल किसी अन्य विषय पर, जनता से जुड़े ऐसे ही विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। और फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।